हेलो बच्चों, आ गए अब हम लेकर इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर। और इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड लेक्चर में हमें सबसे पहला टर्म क्या देखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। यार कंडक्टर जो होगा रेजिस्टेंस का ही तो होगा, इंसुलेटर का कंडक्टर तो होगा नहीं। लकड़ी का क्या रेजिस्टेंस होगा, कुछ नहीं। अब देखो हम रेजिस्टेंस इंसुलेटर का अभी हम कंडक्टर के बारे में देखेंगे, क्योंकि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता। और रेजिस्टेंस मतलब कि जो करंट जो फ्लो कर रहा है उस करंट का अपोज करे उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हम देखेंगे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में। तो हेडिंग है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई तार है, कोई वायर है जिससे करंट क्या हो रहा है, कैरी कर रहा है। मतलब कि करंट कैरिंग जो करंट को कैरी करे, करंट को कैरी करे मतलब कि चार्ज को फ्लो करे। चार्ज को फ्लो करने का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज तो करंट होता है। अब देखो बाबू, फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, तो हम उसके बारे में समझते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो हमारे पास है वो होता है, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछला लेक्चर में देखा था कि जो ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या होता था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जहां पे R हमारा कांस्टेंट था, R को ही हमने क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस। R को हमने क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस। सर V क्या होता है, V होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और R क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। बाबू सारी चीजें में पता है कि V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है इलेक्ट्रिक करंट, R होता है रेजिस्टेंस। तो हमें देखना है रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, क्या हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट, डिवाइड बाय करंट। मतलब यही है कि R इज इक्वल टू V बाई आई। हाँ यार R इज इक्वल टू V बाई आई। और यहां पे एक बात बताना कि हमें अगर लिखना है कि अच्छा ठीक है, आप ही बता दीजिए कि देखिए यूनिट ऑफ, मैं यहां पे लिखूं अगर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, पिछली क्लास में शायद बता रखा है फिर भी बता देता हूं। रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं यूनिट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ, नहीं थोड़ा डाउन। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमें पता है कि ओम होता है। क्या होता है, ओम को ऐसे डिनोट करते हैं और कैसे लिखते हैं इसको, OHM, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बाबू, ओम। इसको कैसे लिखते हैं, OHM, ओम। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि यहां से रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट। इसका क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। एम्पियर को कैसे डिनोट करते हैं, ए से। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्लियर है क्या बाबू, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब क्या है कि रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है, हम उसके बारे में बता देते हैं, लेकिन उससे भी पहले, ठीक है, आप पहले से नोट कर लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के बाद फिर रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला उसको भी बता देते हैं। नोट करो बाबू, ठीक। देखिए बाबू, क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है कि अ सिंपल इलेक्ट्रिक करंट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड 24 वोल्ट बैटरी का मतलब कि वोल्ट में दिया हुआ है ना, बैटरी है, एंड रजिस्टर ऑफ 60 ओम्स। रजिस्टर कितने ओम का है, 60 ओम्स का है। व्हाट विल बी द करेंट,
हमसे करंट पूछा है, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इन निग्लिजिबल। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द करंट, मतलब हमें फाइंड क्या करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप देखो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। हमसे पूछा क्या, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन इसका, देखो इसके सॉल्यूशन में देखो कि सबसे पहले दिया क्या है, दिया है नहीं, पूछा क्या है, पूछा है हमसे आई, कि आई इज इक्वल टू वाट। ठीक है, और दिया क्या है, वोल्ट में है, कितना वोल्ट है, 24 वोल्ट। तो मतलब कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया हमें, 24 वोल्ट। 24 वोल्ट कितना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद 60 ओम, 60 ओम मतलब कि 60 ओम। क्या दिया है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया, 60 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया है, 60 ओम। अब हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। यार ये तो बहुत है सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो क्या होता है फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। आई इज इक्वल टू वी बाई आर, सर क्यों हुआ, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। जब v इज इक्वल टू आई आर होता है तो क्या हम i को लिख सकते हैं v अपॉन आर, आई इज इक्वल टू v अपॉन आर। और बताओ v कितना है, 24 डिवाइड बाई 60, कर दो डिवाइड, कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद लमसम आपका 6 चौ 24 और 15 चौ 60। ठीक है, इतना हो रहा है आपका। ठीक है, 15 चौका 60 और 6 चौका 24। ठीक है, तो यहाँ पे 6/15 आएगा, और 6 में आप डिवाइड करके देखो, 6 में जब आप डिवाइड करोगे तो लमसम आपका देखिए 6 में डिवाइड करिए 15 से, कितना आ रहा है 0.60 हो गया, 15 चौका 60, कैंसिल हो गया एक ही बार में, तो कितना आ रहा है आपका 0.4 एम्पियर। कितना आएगा 0.4 एम्पियर। मतलब कि मैं कह सकता हूँ सर आई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 0.4 एम्पियर। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया बाबू। ठीक है, अब आते हैं, क्वेश्चन समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मिटा दें। ठीक है, 3 रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है अब उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इसी में रेजिस्टिविटी क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, हमने क्या देखा था, R इज इक्वल टू V बाई आई देखा था, कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। और रेजिस्टिविटी में इसी का रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। और ये जो रो होता है उसी को क्या कहते हैं, कि रेजिस्टिविटी जो है आपका, यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो को कहते हैं, रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहाँ पे R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और यहाँ पे हमारा रो होता है रेजिस्टिविटी, मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं कि आर ए इज इक्वल टू रो एल, R इज इक्वल टू आर ए इज इक्वल टू रो एल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास रो इज इक्वल आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो, आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। तो मतलब मैं कहूँगा सर कि जो आर ए अपॉन एल है यही क्या है हमारा रेजिस्टिविटी, क्या है रेजिस्टिविटी, इसी को क्या कहते हैं बाबू, रेजिस्टिविटी। तो मतलब कि रेजिस्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, रो से। किसे डिनोट करते हैं, रो से। आई रो है, इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। ठीक है, और यहां से अब कंक्लूजन धीमे धीमे निकलता है। मैं एक बात बता दे रहा हूं कि जो हमारा जो है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इससे कुछ फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या है आपका, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन R इज इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ए है।
रो एल बाई ए है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हम एल की वैल्यू बढ़ा दें तो आर भी बढ़ेगा, कैसे होगा? देखो बाबू, यहां से कंक्लूजन निकल रहा है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द वायर। आर क्या है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि तार की लंबाई बढ़ाएंगे, कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। आप इसे देख लो, कोई भी छोटा बल्ब है, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दो, आप कोई भी बल्ब है किसी बैटरी से कनेक्ट कर दो। अब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आप एक छोटा सा तार ले लो, एक बड़ा सा तार ले लो। एक बड़ा सा तार के ले जाके दूर पे कहीं बल्ब जलाते हो तो उसमें क्या है कि बल्ब थोड़ा धीमा जलता है, लेकिन जब बैटरी के पास में लाके बल्ब जलाते हो तो बहुत तेज जलता है। तो ये कहते हैं कि तार दूर गया तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ा, तो करंट का क्या हुआ? अपोज होगा। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? करंट का अपोज करना। और करंट का जब अपोज हो रहा है तो करंट धीमा जाएगा, और करंट धीमा जाएगा तो बल्ब भी धीमा जलेगा, धीमा ग्लो करेगा। तो बाबू यही चीज है, फैक्ट है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है। तार जितना बड़ा करंट उतना कम मिलेगा, करंट उतना कम मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो करंट घटेगी, करंट बढ़ेगा रेजिस्टिविटी घटेगी। इन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देख रखा है। अब देखो बाबू, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा आपका कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। डिपेंड करेगा कि रो कैसा है। अगर हम कहेंगे कि एक आयरन के तार में ज्यादा करंट जाएगा कि एक कॉपर का तार अच्छा होता है कि आयरन का कि एल्युमिनियम का, तो हम कहेंगे कॉपर का तार बहुत अच्छा होता है। तो कॉपर वाला कंडक्टर हम जानते हैं कि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस मटेरियल कैसा है? रोज रेजिस्टिविटी है क्या? एक तरह का मटेरियल है, तो मटेरियल है, उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का मटेरियल है। डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, किस पे? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ और वायर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस हमारा। बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट आपका होगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली का मतलब अपॉन में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब कि आर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, एरिया कम हुआ तो आर बढ़ा, एरिया कम हुआ तो आर बढ़ा। मतलब ये हुआ बाबू, इसका मतलब यही हुआ, कह रहा है कि मोटे तार में ज्यादा करंट मिलेगा कि पतले तार में मिलेगा। अब भाई बात बताओ बाबू, देखो तार का जो एरिया, कौन सा एरिया मैं बता रहा हूँ, देखो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये आपका वायर हो गया, एक कंडक्टर हो गया, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात एक ही कर रहे हैं कि ये तार कितना मोटा है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात कर रहे हैं। अगर तार मोटा रहेगा तो करंट ज्यादा मिलेगा, तार पतला रहेगा तो करंट कम मिलेगा, क्योंकि पतले तार में करंट कम जाता है और एक पतले तार का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तार कैसा होगा? तार का एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तार पतला होगा तो करंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम मिलेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस कम होगा कब? जब तार का एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़े तो एक घटे, बस समझ में? अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्लियर है? चलो ठीक है। मतलब कि डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। और ये रेजिस्टिविटी हमारा क्या है? रो। एक और बाबू बात, जो रेजिस्टिविटी हमारा रो है, इसका यूनिट क्या होता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी
यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होगा आपका, देखिए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे करेंगे आप फाइंड करते हैं बाबू। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए कि कैसे निकालेंगे सर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। कैसे होगा सर? कैसे आया मैं बता रहा हूं कैसे आया। देखो आर का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे लिखो, देखो आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो होता है। तो बताओ कि मैं रो को क्या, आर ए अपॉन एल को क्या लिख सकता हूँ? रो। देखो रो को मैं आर ए अपॉन एल लिख सकता हूँ, ठीक है। आर का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एरिया का यूनिट क्या होता है होगा? मीटर स्क्वायर। डिवाइड बाय लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर से मीटर मर गया, उसके बाद क्या होगा? ओम मीटर। ओम इंटू मीटर। तो हम कहेंगे कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा? ओम मीटर। कैसे आया? समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो बाबू। अब आओ इस पे भी क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन जो है हमारे पास कि ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohms. Calculate the resistivity of copper. Calculate the resistivity of copper. मतलब कि हमें क्या करना है कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। कॉपर का हमें रेजिस्टिविटी बताना है कि रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है। हमें रेजिस्टिविटी के बारे में बताना है, ठीक है। रेजिस्टिविटी कितना है आओ कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन देखेंगे हम कि हमें रो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रो इज इक्वल टू व्हाट? रो फाइंड करना है। हमें क्या दे रखा है? कॉपर ऑफ वायर लेंथ, लेंथ दे रखा है होगा एल, लेंथ कितना है? 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? एरिया जो दिया है ए इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया भी दे रखा है इसमें, वाह वाह, ठीक है। एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम। रेजिस्टेंस आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम। ओम दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है? रो। तो रो का फॉर्मूला क्या होता है? रो का फॉर्मूला हमने क्या देखा अभी कि आर ए अपॉन एल। रो क्या होता है? आर ए अपॉन एल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आर की वैल्यू कितनी है? देखो अब पुट करो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, माइनस 6। उसके बाद डिवाइड बाई आपका है यहाँ पे रो। यहाँ पे आपकी देखिए यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है बाबू? 2। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 2 है। एल की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम है, आर की वैल्यू है, रख दिए। ए की वैल्यू कितनी है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 रख दिए, और डिवाइड बाई कितना रख दिए? 2 रख दिए एल की वैल्यू। और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास? ओनली 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, माइनस 8 ओम मीटर। ओम मीटर, क्योंकि ओम मीटर किसका यूनिट होता है? रेजिस्टिविटी का। आ गया हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कितना होगा? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। किसकी बात कर रहा है? एक कॉपर ऑफ वायर लेंथ, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर हम क्या लिखेंगे? एक क्या आया है हमारे पास? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। कॉपर की अगर हम बात करें तो जो कॉपर है हमारे पास, रेजिस्टिविटी ऑफ जो कॉपर आया है हमारे पास कि मतलब कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टिविटी कितना आया है? 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है बाबू। एक कैसा है? कॉपर का वायर है, रेजिस्टिविटी है। कॉपर एक मटेरियल है जिसका वायर बना हुआ है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा था? 2 × 10⁻² ओम। एरिया दे रखा था कितना मोटा था? 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। एरिया था, लेंथ कितना था? 2 मीटर। ये आ गया, नोट कर लीजिए बाबू, यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ये आंसर है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज श्रेणी क्रम समूहन
ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज का रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है उसमें, उसके बारे में देखते हैं हम लोग कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं। आइए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि कैसे कंबाइन किया जाता है। सबसे पहले हमने एक सर्किट लिया, एक सर्किट लिया, ठीक है, एक सर्किट ले लिया बाबू, ठीक है। और इस सर्किट में हमने 3 रेजिस्टेंस ऐड किए। कितने रेजिस्टेंस? 3। एक है मेरा नाम R1, इसका, इसका R2 और इसका R3। इन तीनों को लेने के बाद हमने ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है, एक बैटरी से, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट किए। और ये बैटरी क्या है? V। इस सर्किट में करंट कौन सा चल रहा है? I चल रहा है। इस सर्किट में करंट कौन सा चल रहा है? I चल रहा है। मतलब कि जो श्रेणी क्रम संवहन होता है, ये जो रेजिस्टेंस इन सीरीज जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्या सबसे कॉमन पॉइंट क्या होता है आपका कि इसमें I सेम होता है। I क्या होता है? सेम। मतलब इसमें I क्या होता है? सेम होता है। सेम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें करंट क्या होता है? सेम। मतलब कि पूरे सर्किट में करंट क्या होता है? सेम होता है, ठीक है, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और मेरा बैटरी भी है। यहाँ पे इसके अक्रॉस जो बैटरी जो वोल्ट खर्च हो रहा था वो V1 लगा हुआ है, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3, ठीक है, V1 V2 और V3। हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, यहाँ से यहाँ तक V2 और यहाँ से यहाँ तक V3 पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, ठीक है। तब क्या इसी बैटरी से, इसी V से, इसी वोल्टेज से इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने बैटरी सप्लाई किया, सब में बट रहा है, तो क्या हम कहते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो हम कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1 होगा बाबू। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR2, ठीक है। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR3, ठीक है। तो यहाँ पे I तीनों में क्या मिला हमें? सेम मिला। तो हम कह सकते हैं कि एक ही बैटरी है जिसकी वजह से V1 और V2 और V3 तीनों में क्या बैठ रहा है? वोल्ट बैठ रहा है, वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है। तो आप वोल्टेज को सप्लाई करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर है क्या? और यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है? IR। हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू V1 क्या हो जाएगा? IR1 प्लस V2 क्या होगा? IR2 प्लस V3 क्या हो जाएगा? IR3 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे आपका क्या है? IR इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा I कॉमन, यहाँ पे आपका होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बाबू। उसके बाद यहाँ पे क्या I मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, और हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमारे पास रिजल्ट आया है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा मेरा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में, हमारे ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा R इक्विवेलेंट। हम इसको इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कह देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं RS। RS का मतलब कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसा होता है? RS का मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में कैसा होता है? श्रेणी में कैसा होता है? श्रेणी में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो बाबू, आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, ठीक है ना, लेकिन हिंदी मीडियम आप ये देख लीजिए कि आपको भले ही सारी चीजें बताया जाए, लेकिन इंग्लिश में इतना तो लिखना ही पड़ेगा ना। अब कहाँ कहाँ लिख के ढूंढोगे? यहाँ पे लिखोगे रेजिस्टेंस 1 प्लस प्रतिरोध 1 प्लस प्रतिरोध 2 प्लस प्रतिरोध 3। यहाँ पे लिखोगे आप विद्युत पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि विभवांतर 1 विभवांतर 2 विभवांतर 3। कहाँ कहाँ?
अब ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप अच्छे से। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या है आपका श्रेणी क्रम में संबंध में, आप इतना कर दोगे तो आपका डेरिवेशन हो जाएगा, रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। चलिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इन पैरेलल मतलब कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे ऐड किया जाता है, इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे समांतर क्रम समूहन है, समांतर क्रम समूहन मतलब कि मान लेते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक और रेजिस्टेंस है हमारे पास कुछ इस तरह, ठीक है बाबू, ये रेजिस्टेंस हमारे पास है, ठीक है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया कुछ इस तरह, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और मेरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल और मेरा नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। और इसको हमने कहा R1, इसको R2, इसको R3। लेकिन इसमें सबसे कॉमन पॉइंट ये होता है कि इसमें V सेम होता है। क्या सेम होता है? V विभवांतर सेम होता है। इसमें क्या होता है? विभवांतर सेम, V सेम होता है इसमें। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा वही यहाँ का, वही यहाँ का, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। देखो मान लीजिए कि इधर से प्लस गया तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब हर जगह का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसमें सेम होता है। V क्या होता है? सेम होता है। और यहाँ पे जो करंट होता है यहाँ तक तो I रहता है, यहाँ तक तो I रहता है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद इसमें क्या बढ़ जाता है, I1, इसमें क्या हो जाता है, I2। इसमें I सेम नहीं होता है। I सेम इसमें होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है I2, और ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या बटेगा, I3 करंट बटेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक V इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ओम का, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। जब V इक्वल टू IR होता है तो हम कह सकते हैं कि V तो सेम है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, V बाई R1, क्योंकि V सेम है। I2 क्या हो जाएगा, V बाई R2, V बाई R2 हो जाएगा। I3 क्या होगा, V बाई R3। क्लियर है क्या? I3 क्या होगा, V बाई R3। देखिए यहाँ पे I क्या हो जाएगा, V बाई R। I1 क्या होगा बाबू, V बाई R1। I2 क्या होगा, V बाई R2। I3 क्या होगा, V बाई R3। तो हम कहेंगे कि एक ही करंट है I, जिसमें से बट रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या हम कह सकते हैं कि ये वही करंट था जिसमें से I1 भी डिवाइड हुआ है, I2 भी और I3 भी, तीनों डिवाइड हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V बाई R, V बाई R इक्वल टू I1 क्या हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। क्लियर है क्या? तो इधर भी V है तो यहाँ पे V बाई R लिख सकते हैं। I इक्वल टू V को क्या ले लेंगे, कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और यहाँ पे V से भी कैंसिल, V से भी क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल। तो हम कह सकते हैं कि 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही होगा फॉर्मूला हमारे पास। और क्या होगा ये, P, RP, मतलब कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसा होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे। तीन रेजिस्टेंस रहेंगे तो ऐसे करेंगे, बस दो ही रेजिस्टेंस रहेंगे तो क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस के लिए मान लीजिए कि अगर ऐसे होता, बस दो ही रेजिस्टेंस होते हमारे पास, और इन दोनों को हम कैसे ऐड कर देते, एक बैटरी से। जब एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम, ये बैटरी क्या होता है हमारे पास V, और यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2। तो इसमें कौन सा करंट जाता है, I2, और इसमें करंट कौन सा जाता है, I1। यहाँ पे कौन सा करंट होता है, I होता। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बाबू, यहाँ पे लिखते हम कि I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर बस दो ही रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एक और तरीका आता है, यहाँ से आप यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो R इक्विवेलेंट RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंसों का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। अगर हाँ, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस
R2। ठीक है, आप यहाँ से लेके देख सकते हो एलसीएम। एलसीएम में क्या ले लोगे, R1 इंटू R2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2, तो उसका उल्टा कर दोगे तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। कब, जब टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर दो रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में रहेंगे तो उसके लिए हमारा R इक्विवेलेंट होगा, RP हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 3 के लिए नहीं लगेगा, 3 के लिए आप ऐसे करना पड़ेगा, 4 के लिए ऐसे करना पड़ेगा, 5 के लिए ऐसे करना पड़ेगा। अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सर ये कैसे होगा, यहाँ से तुम एलसीएम ले लोगे, कर लोगे तो आ जाएगा इतना, RP इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये था आपका बाबू आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक छोटे छोटे से कुछ 2-3 क्वेश्चन करा के कुछ क्वेश्चन करा देते हैं बाबू, ठीक है। आइए नोट करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लो। देखिए बाबू क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms एंड 6 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है और दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। और देखिए मान लीजिए कि आपके पास रेजिस्टेंस है तो कैसे कनेक्ट होंगे, पैरेलल कहने का मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ये होगा कि एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, चलो ठीक है पहले 3 लिख लेते हैं, ठीक है। एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक कितने ओम का है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। कितने ओम का है, 6 ओम का। आई दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन कनेक्ट है। तो पैरेलल में कनेक्ट है तो कैसे हमने कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कैसे, देखो मान लो ऐसे है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस A है, पोटेंशियल डिफरेंस B है, तो हो गया ना, ये किस में हो गया कनेक्ट, पैरेलल में। पैरेलल में तो यही होता है ना कि V क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे B, यहाँ पे B है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A और यहाँ पे B। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे कि ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और इसको दो ही रेजिस्टेंस है तो करने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका तो हम जानते ही हैं। एक तरीका हमारे पास क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्या हो जाएगा बाबू, 1/3 अब प्लस 1/6। ये हो जाएगा हमारे पास, 6 को ले लेंगे एलसीएम, हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 अब प्लस यहाँ पे कितना 1, 3/6 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 तो हम कहेंगे कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 ओम। उल्टा कर देंगे, 1/R इक्विवेलेंट 1/2 है तो उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। उल्टा नहीं भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम। कितना ओम आएगा, 2 ओम। एक और तरीका, इसी को हमने क्या बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंस कभी भी पैरेलल में, तो हमने डायरेक्ट क्या बताया था कि R इक्विवेलेंट आप कैसे फाइंड करते हो, कैसे कर लोगे, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R1 कितना है आपका 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 2 ओम। क्लियर है क्या, ठीक है। तो मतलब कि दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होंगे तो कितना ओम आएगा, मतलब दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होंगे तो हम कर सकते हैं R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। और ये आ गया हमारा आंसर। और हाँ, इफ सर अगर ऐसे क्वेश्चन होता कि दो रेजिस्टेंस हमारे पास होते और किसमें कनेक्ट होते, ये हमारा A होता है और यहाँ पे क्या होता, B होता, और एक किसमें कनेक्ट 3 ओम वाले ही होते और 6 ओम वाले, और हम कह देते हैं कि किसमें, अब बताइए किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। किसमें कनेक्ट है बाबू, सीरीज में। तो इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इसका R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होगा R1 प्लस R2, क्योंकि ये किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। ये किसमें है, सीरीज में है, श्रेणी में है। श्रेणी में होगा तो R1 प्लस R2 करते हैं, पैरेलल में होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9। कब होगा, जब सीरीज में रहेगा। कैसा रहेगा, सीरीज में। बात समझ में आया बाबू। एक छोटा सा क्या हो गया आपके सामने, एक एग्जांपल। क्लियर है क्या,
ठीक है, नोट कर लो बाबू, नोट कर लो। देखिए बच्चों, हमारे पास दो क्वेश्चंस लेके आए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को कर लेंगे, उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। आइए देखिए इस क्वेश्चन में कि फाइंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वार। देखिए बाबू, फाइंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वार। आर इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है, मतलब कि ए और बी दो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच क्या हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 ओम और कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ओम है, इन दोनों के बीच का आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या है, ए और बी। तो उसके बाद देखिए बाबू इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, दोनों देखो ये दो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो बताइए इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास, बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ये दोनों तो हमें किस में दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में और एक इसमें है सीरीज में। कैसे, आइए देखिए, क्या यहाँ का जो करंट होगा, कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता कि बी होगा कि क्या होगा, लेकिन यहाँ का तो तय है कि यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे बी नहीं होगा, तो बी से कुछ कम या ज्यादा कुछ भी होगा अगर वोल्ट, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ होगा कम ज्यादा, जो भी होगा यहाँ पे जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस होगा। सेम होगा इन दोनों में, अगर सेम है इन दोनों रेजिस्टेंस में प्लस माइनस और प्लस माइनस सेम है, तो कहेंगे कि ये दोनों 6 और 2 ओम किसमें है, पैरेलल में है। इसमें में पैरेलल में। आइए देखिए इसका रेजिस्टेंस का बनेगा, इसका फिगर जब हम बनाएंगे तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ऐसे, क्या मैं ये दोनों मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं, अगर ये दोनों मुझे पैरेलल में अगर दिख रहे हैं तो क्या इन दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड कैसे करता हूं, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 दो रेजिस्टेंस के लिए, या फिर 1/R1 प्लस 1/R2 कर देंगे क्योंकि पैरेलल में है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 बाई 6 2 कितना हो जाएगा, 8। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा हो जाएगा 12/8 ओम, 12/8 ओम। कैसे आया, नहीं आया समझ में, अरे यार देख लो क्या करोगे, 1/6 करोगे या प्लस 1/2 करोगे, 1/r इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 से एलसीएम ले लो, कितना हो गया यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 2। अरे एक मिनट, 6 और 2 ही है ना, 6 गुना 12/6 जो 8, सही तो है यार। एक मिनट, यहाँ पे 6 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, यहाँ पे 6 से 6 चला गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 1, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो कितना आएगा 6/4, तो 6/4 ही तो वो क्या है, 6/4 ही तो है ये तो, अरे जो 6/4 आया वही तो है, 6/4 है, 12/8 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अपन एक बार और कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ओम। आपका मन कर रहा है तो आप इसको भी लिख दो 3/2 ओम। नहीं समझ में आया, देखो क्या मैं कितना था हमारा वहां पे 12/8 था, 12/8 को जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6/4 होगा, जब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, वही चीज तो लिखे थे वहां पे। उसके बाद यहाँ पे 6 ओम, मतलब कि ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे क्या रहेगा ए और बी, हम ये बात कह सकते हैं कि इन दोनों रेजिस्टेंस के बदले में हमें एक रेजिस्टेंस लगाना होगा जो 3/2 ओम का होगा प्लस 6 ओम का तो है ही। अब ये दोनों बताओ किस में दिख रहा है, सीरीज में कि पैरेलल में, अब दिख रहे हैं सीरीज में। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है बाबू, आर इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, सीरीज में मतलब कि सीरीज में आर एस में क्या होता है, हम तो आरपी लिखा ले है ना, ये आरपी में आया है, आरपी का कितना आ गया है, आरपी कितना आया है 3/2, और आर एस क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 6, इसको 2 के यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 2 जा 12, और कितना हो जाएगा 15/2 ओम। हाँ हम कहेंगे कि हमारा इस पूरे रेजिस्टेंस का जो आर इक्विवेलेंट होगा, पूरे रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट होगा 15/2 ओम होगा। वो कौन सा होगा, हमारा होगा आर इक्विवेलेंट ऑफ होल रेजिस्टेंस,
ये आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पूरे रेजिस्टेंस का 15/2, 15/2 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, उस क्वेश्चन को हटा देते हैं, नोट कर लो बाबू, हटा दे उसे। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आइए देखिए, हटा देते हैं इसे। देखिए, आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बाबू। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है आपके सामने कि कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 10 ओम, 40 ओम, यहाँ पे 30, 20 और 60 ओम। तो कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, मतलब कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब कि टोटल करंट कितना इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। और पहला पार्ट क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे कि मतलब इन दोनों, ये दोनों तो हमें पैरेलल में दिख रहा है और इन तीनों भी क्या है पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल जब हम करेंगे ग्रुपिंग, तो इन दोनों के लिए हमारे पास जो आरपी आएगा दोनों के लिए क्या होता है, ऐसे करते हैं 10 × 40 R1 × R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 10 + 40 करते हैं दो रेजिस्टेंस के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 400 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 50, 0 0 मर गया, यहाँ पे 5 × 40 8 ओम। कितना ओम होगा 8 ओम होगा इन दोनों के लिए। अब इन तीनों के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे 1/RP = 1/30 प्लस 1/70 प्लस 1/60 और एलसीएम ले लेंगे 60 का, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 60 है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, कितना होगा यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 1, टोटल ऐड कर दो बाबू, कितना हो रहा है 1/RP = हो जाएगा आपका 3 × 2 = 5, 6/60 कटा देंगे 1/10, 1/10 मतलब कि 1/RP जब 1/10 हो रहा है, मतलब कि 1/RP कितना आ रहा है 1/10, तो ये 1 से 1 कटा दो, RP कितना आ जाएगा 10 ओम, कितना आएगा 10। तो मतलब अब ये कहूंगा मैं कि मुझे एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाना होगा, मतलब कि इन तीनों के बदले में हम 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बदले में 8 ओम का रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा तैयार होगा, हमारा सर्किट हो जाएगा देखो कुछ इस तरह का होगा। ये कितने ओम का बनेगा 8 ओम का, ये कितने ओम का बनेगा 10 ओम का, और ये कितने यहाँ पे दिया है 12 वोल्ट। समझ में आया, मतलब कि अब हमारा सर्किट ऐसा तैयार होगा। ठीक है, और अब इस सर्किट में बताओ बाबू कि ये दोनों यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस गया यहाँ पे माइनस गया, लेकिन बीच में क्या है कुछ अलग करंट है। तो अब क्या कहेंगे कि ये दोनों किसमें है सीरीज में है, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए हमारे पास आर निकालने का तरीका क्या आता है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 + R2। तो R1 कितना है 8 प्लस 10 = कितना हो जाएगा 18 ओम। मतलब कि हमारे टोटल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना हो जाएगा 18 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 18 ओम। बात समझ में आएगा आपको कैसे करना है। ठीक है, अब टोटल करंट इन द फ्लोइंग सर्किट, अब टोटल करंट निकालना होगा तो I टोटल = पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। हमें R इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, V कितना दिया हुआ है 12। करंट ही तो निकालना है यार, I = V/R होता है, यार V = IR होता है, तो I = V/R होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/R इक्विवेलेंट कितना है बाबू 18। अब 12 जब 18 करेंगे हम 12/18 तो हमारे पास आ जाएगा ये आपका 3 × 4 = 12, नहीं 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 डिवाइड बाई 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18। ठीक है, 2 2 दूना 4, 3 दूना 6, मतलब 2/3, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2/3 आएगा, 2/3 एम्पियर आएगा। इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, डिवाइड करके देख लो 3 से 0.0, 3 × 18, एक बार और ले जाओ तो 0 हो जाएगा 6 × 18, मतलब कि 0.6 ले सकते हैं हम इसको। हमारे पास कहेंगे टोटल करंट जो आएगा
आई जो टोटल आएगा, टोटल करंट कितना आएगा 0.67 एम्पियर, 0.67 एम्पियर आएगा, या फिर कितना एम्पियर 2/3 एम्पियर। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर दोनों पार्ट का। ठीक है बाबू, इतना क्वेश्चन कर लिए आप। अब आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे किताब में, जो भी किताबें होंगे, अब आपके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, बस छोटा सा टॉपिक रह जाता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर पार्ट है आपका। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर पार्ट वो आपका रह जाता है। ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रह जाता है। बस वही दो टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि थर्ड लेक्चर में उसको मैं समाप्त करवा दूं। ठीक है, आप जो है अब ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले, श्रेणी क्रम समूहन वाले और समांतर क्रम समूहन वाले आप क्वेश्चन कर सकते हो बाबू। ठीक है, तो ठीक है, आप क्या है कि एक बार रिवीजन कर लो, अच्छे से देख लो आप। ठीक है, सब कुछ नोट कर लिया, कर लो नोट। उसके बाद आप पढ़ाई करते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। ठीक है, और आपका बाबू बोर्ड भी नज़दीक आ रहा है। ठीक है, चलिए बोर्ड के लिए बाबू आपको ऑल द बेस्ट, अपना खूब ख्याल रखिए, बाय।